आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए, दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। Arrange the prime factors of 729 in ascending order. The difference between two consecutive prime factor is, हमें बताना है कि दो consecutive prime factorों का डिफरेंस क्या है। तो संख्या है हमारी 1729, इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों में, सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखना है और उसके बाद दो क्रमगत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर बताना है। तो 1729 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है, यानी जो हमारे गुणनखंड है, वो हो जाएंगे हमारे 17 गुणा 13 गुणा 19। ये क्या है? ये हमारे 1729 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, जो कि ये पहले से ही है, ये बढ़ते क्रम में है यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। 7 गुणा 13 गुणा 19 हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। अब दो क्रमगत अभाज्य संख्याएं, दो क्रमगत अभाज्य संख्याएं क्या है? हमारी 7 गुणा 13 है और उसके बाद हमारी 13 गुणा 19 है। तो हमें क्या करना है? इनों का हमें अंतर निकालना है। तो 7 गुणा 13 का अंतर क्या होगा? क्योंकि ये हमारी क्रमगत अभाज्य संख्या है तो ये आ जाएगा हमारा 13 माइनस 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 माइनस 13। जो हमारा 13 माइनस 7 बराबर 6 हो जाएगा और 19 माइनस 13 बराबर भी हमारा 6 हो जाएगा। तो दोनों क्रमगत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर कितना है? हमारा 6 का अंतर है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए हमारा 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 5। Which is the smallest prime number? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ये हमारी 2 होती है। 2 हमारी क्यों है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए किसी भी संख्या के ठीक दो विशिष्ट फैक्टर होने आवश्यक हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो 2 है, इसके हमारे 2 फैक्टर है। एक एक तो संख्या 1 है और एक वो 2 खुद है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये हमारी 2 है। ज्यादातर सब एक ऑप्शन लगाते हैं, जो हमारा गलत है, क्योंकि संख्या 1 ना तो हमारी अभाज्य संख्या है और ना ही हमारी भाज्य संख्या। ना तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है और ना ही ये हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारा ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 1 है ये केवल अपने आप का ही फैक्टर होता है, अपने आप का ही गुणनखंड होता है, जबकि अभाज्य होने के लिए दो अलग अलग गुणनखंडों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये हमारी 2 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि 3/4 माइनस 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त किया जाए तो वह निरूपित करती है। ऑप्शन ए शांत दशमलव को, ऑप्शन बी अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव को, ऑप्शन सी अनवसानी अनावृत्ति दशमलव को और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। If 3/4 minus 1/2 is expressed in a decimal form, it represents, option A a terminating decimal, option B a non-terminating repeating decimal, ऑप्शन सी अननोन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पर हमारे क्या दिया गया है? यहाँ पर है हमारा 3/4 और माइनस में हमारा 1/2। तो ये हमारा 3/4 और माइनस 1/2 हमें से क्या करना है? हमें से डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमने 4 ले लिया। उसके बाद हमें 3 माइनस 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 4 और यहाँ पर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/4।
1/4 आया हमारा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जब हम 1/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.25। तो 0.25 हमारा शांत डेसिमल है, शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक पूर्ण संख्या आई हुई है, इसके बाद हमारी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, किसी भी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो ये हमारी टर्मिनेटिंग नंबर है 25 और 0.25 टर्मिनल डेसिमल नंबर है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 3/4 माइनस 1/2 जो दशमलव रूप में व्यक्त किया जाता है तो एक शांत दशमलव में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 750 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी बराबर होता है हमारा 5:2 के और बी रेशियो सी बराबर होगा हमारा 7:13 के। ए को कितने रुपए मिले तो बताना है हमें कि ए को कितने रुपए मिले हैं। ऑप्शन ए 250 रुपए, ऑप्शन बी 200 रुपए, ऑप्शन सी 260 रुपए और ऑप्शन डी है 350 रुपए। 750 is divided among A, B and C such that A ratio B is equals to 5:2, B ratio C is equals to 7:3. How much money did A received? तो बताना है कि A ने कितनी मनी रिसीव करी। तो यहाँ पर हमारा रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी यहाँ पर हमारा 5:2 दिया गया है और यहाँ पर हमारा बी रेशियो सी जो दिया गया है ये हमारा 7:13 दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A/B इज इक्वल्स टू 5/2 और दूसरा है हमारा B/C इज इक्वल्स टू 7/13। तो यहाँ पर हमारा B दोनों में अलग आ रहा है तो हमें यहाँ पर B और B दोनों सेम करने हैं। तो जब हमें B सेम करने हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर हम दोनों में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में यानी अंश और हर में यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो ए आ जाएगा यहाँ पर 35, बी आ जाएगा यहाँ पर 14 और सी आ जाएगा यहाँ पर हमारा 26। A/B/C आ जाएगा हमारा 35:14:26। A/B/C इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 35:14:26। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ए को हमारे कितने रुपए मिले। तो ए शेयर यानी ए का भाग कितना है, ए का भाग है हमारा 35 और टोटल हमारा कितना आएगा, ए का भाग है हमारा 35 और अपन में आएगा हमारा टोटल किसका, ए प्लस बी प्लस सी का हमारा टोटल आएगा और इनटू में आएगा हमारा 750। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा हमारा यहाँ पर 35 अपॉन यहाँ पर हमारा 35 प्लस 14 प्लस 26 और इनटू में आएगा हमारा 750। तो 35 अपॉन 75 इंटू 35, 14 और 26 का टोटल हमारा 75 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा हमारा 750। यहाँ पर कैंसिल होगा 10 तो ये आ जाएगा हमारा 350। ए का जो शेयर है ये हमारा कितना है, ए का भाग आया हमारा 350 रुपए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे ए का भाग पूछा था और ए का भाग जो आया है ये हमारा 350 रुपए आया है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ए ने कितना रिसीव किया है, ए ने जो हमारा 350 रुपीज रिसीव करे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध के कंटेनर में से 10% दूध निकालकर उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। तीसरे बदलाव के बाद इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए 72.9% यानी लगभग 73%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 30%। In a container of milk, 10% of the milk is replaced with water. This process is repeated a total of 3 times. What will be the percentage of pure milk in the mixture after the third replacement? Option A 72.9% for approx 73%. Option B 70%. Option C 80%. Option D 30%. तो एक कंटेनर में मान लेते हैं दूध की जो हमारी मात्रा है ये नहीं दी गई है, तो मान लेते हैं जो दूध था ये हमारा 100% था। अब 100% में से हमारा 10% दूध निकालकर उसे पानी से बदल दिया जाता है।
10% दूध निकालने हैं, पानी से बदल देते हैं, तो ये प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जा रही है, यानी कितनी बार दोहराई जा रही है? 3 टाइम्स। और कितना परसेंट दूध निकाला जा रहा है? यहाँ पर 10% दूध निकाला जा रहा है। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पर जो हमारा कितना परसेंटेज प्योर मिल्क बचा है, मिक्सचर मतलब कितना परसेंट प्योर मिक्सचर मिल्क बचा है मिक्सचर में थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो रिमेनिंग मिल्क हमारा किसके बराबर होगा? ये हमारा दूध है, यानी प्योर जो मिक्सचर है ये हमारा 100% है। 3 टाइम्स यहाँ पर प्रक्रिया दोहराई जा रही है और कितना परसेंट? 10% दूध निकालकर उसे पानी से बदला जा रहा है। तो रिमेनिंग मिल्क कितना होगा? हमारा रिमेनिंग मिल्क होगा हमारा जो प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क इंटू 1 माइनस जो 10% से हमारा निकाला जा रहा है, यानी जो रेट है 10% की दर से निकाला जा रहा है, अपॉन हमारा 100, और यहाँ पर आएगा हमारा टी, यानी जो हमारा टाइम है। टाइम कितना है? टाइम यहाँ पर हमारा 3 बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 गुणा, अंदर है हमारा 1 - 10 और अपॉन में 100 और ऊपर हमारा 3। 10 से एक बार में काटेंगे, 10 से 2 बार में काटेंगे, अंदर बचेगा हमारा 9/10, 9/10 और 9/10, क्योंकि यहाँ पर 3 बार है तो 9/10 को हम 3 बार लिख देंगे और अपॉन में आएगा हमारा 100। तो 2 10 से हमारा 100 कट जाएगा, बचेगा हमारा 9 × 9 × 9 अपॉन 10, जिसमें हमारी अगर हम 9 की मल्टीप्लाई करें, 9 की क्यूब होती है हमारी 729, और 729 अपॉन 10 बराबर हो जाएगा हमारा 72.9% के बराबर, यानी अप्रोक्सीमेटली 73% या लगभग 73% या 72.9% शुद्ध दूध में हमारा इस मिश्रण में हमारा शुद्ध दूध का प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 72.9% या हमारा लगभग 73% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी क्षेत्रफल का 66.67% 15 वर्ग मीटर होगा। बताना है कि किस क्षेत्रफल का हमारा 66.67% हमारा 15 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन ए 23.5 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 27.5 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 22.5 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी हमारा 10 वर्ग मीटर। 66.67% of which area will be 15 measure meter 15 square meters. Option A 23.5 square meters, option B 27 point square meter, option C 22.5 square meter, option D 10 square meters. तो मान लेते हैं वो क्षेत्रफल हमारा x है, x को लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो एरिया है, एरिया एरिया इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू एक्स हमने लेट कर लिया, तो एक्स का हमारा 66.67% 15 वर्ग स्क्वायर मतलब 15 वर्ग मीटर के बराबर होगा। तो x इंटू 66.67 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 2/3 के बराबर होता है, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 15। तो x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 15 × 3 और अपॉन में आएगा हमारा 2। उसी तरह हमारा x बराबर हो जाएगा 45, x इज इक्वल्स टू 45/2, यानी जो हमारा लिखेंगे इसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और दशमलव में हमारा 2 पंजे 10, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 22.5 वर्ग मीटर। तो x एरिया किसके बराबर हो जाएगा? क्षेत्रफल ही पूछा था हमने, तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारे 22.5 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 22.5 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय ने साइकिल को 15% की हानि पर 680 रुपए में बेचा, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? ऑप्शन ए 782 रुपए, ऑप्शन बी 800 रुपए, ऑप्शन सी 760 रुपए और ऑप्शन डी 820 रुपए। अजय सोल्ड अ बाइसिकल फॉर 680 रुपए at a loss of 15%. What was the cost price of bicycle? Option A 782, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 760 और ऑप्शन डी है हमारा 820। तो यहाँ पर हमें सीपी फाइंड करना है, यानी क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो सीपी हमारा किसके बराबर होगा? सीपी बराबर होगा हमारे एसपी इंटू 100 और अपॉन में आएगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट। सीपी बराबर होगा हमारा एसपी इंटू 100
अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एसपी कितना है, हमारा 680 रुपये में बेची है, इंटू में 100 हो जाएगा हमारा, और अपॉन में होगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है हमारा 15%। तो सीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 680 इंटू 100 अपॉन 85। जब हम 680 को 85 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 बार में जाएगा, और 8 गुणा 100, तो सीपी बराबर हमारा किसके आ जाएगा, सीपी बराबर आएगा हमारा 800 के। तो यहाँ पर जो हमारा साइकिल का क्रय मूल्य है, साइकिल का क्रय मूल्य हमारा 800 रुपए है, और ये 800 हमारा करेक्ट आंसर है। साइकिल का क्रय मूल्य पूछा था, साइकिल का क्रय मूल्य हमारा 800 रुपए के बराबर आया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा, एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 280 और ऑप्शन डी 240। There are 1200 boys in a hostel. Each of them plays hockey, football, or both. If 75% of the boys play hockey and 45 play football, how many students play both sports? Option A 200, option B 250, option C 280 और option D 240। तो यहाँ पर हमारे जो हॉकी खेलने वाले हैं, जो हॉकी खेलते हैं, जो लड़के हॉकी खेलते हैं, ये है हमारे 75%। 76% हमारे हॉकी खेलते हैं। जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल जो खेलते हैं, ये हमारे 45% है जो फुटबॉल खेलते हैं। और मान लेते हैं हॉकी खेलने वालों की संख्या हमारी दी गई है 75%, फुटबॉल खेलने वाले की 45% दी गई है। मान लेते हैं हम जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 100% थे, उसमें से हमारे 75% तो हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो दोनों गेम कौन से खेलेंगे, बोथ बोथ गेम्स जो खेलते हैं ये हो जाएंगे हमारे 112, सॉरी 75 प्लस 45, 75, यानी जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी हॉकी जो खेलते हैं, और प्लस जो फुटबॉल खेलते हैं, उसमें से माइनस करना है हमें जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स का परसेंटेज है। टोटल स्टूडेंट है तो हॉकी कितने खेलते हैं, हॉकी हमारे 75 खेलते हैं, फुटबॉल हमारे 45% खेलते हैं, और जो टोटल है ये है हमारे 100%। तो ये हो जाएगा हमारा 120% हमारे हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और माइनस हमारा 100%, और बोथ गेम जो खेलते हैं ये हो गए हमारे 20%। बोथ गेम्स जो हमारे दोनों खेलते हैं, हॉकी भी और फुटबॉल भी, हॉकी प्लस फुटबॉल जो हमारे दोनों खेलते हैं, ये हमारे कितने हैं, ये हमारे हैं 20% स्टूडेंट्स। तो 20% आ गए। क्वेश्चन में कहा गया है कि छात्रावास में टोटल हमारे 1200 लड़के थे, तो मान लेते हैं 100% हमारा 1200 के बराबर हो गया। तो 100% तो आगे क्या बताना है, आगे बताना है तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमने माना था, टोटल स्टूडेंट्स जो थे ये हमारे 100% थे। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 100% थे। क्वेश्चन में दिया गया है कि 100% बराबर हमारा 1200 है, कि कंप्लीट छात्रावास में यानी पूरे छात्रावास में जो लड़कों की संख्या थी ये हमारी 1200 थी। तो 100% बराबर 1200 हो जाएगा। तो दोनों जो गेम खेलेंगे ये कितने हो जाएंगे हमारे 1200 का 20%, 1200 का 20% हो जाएगा। जो छात्र हमारा जो छात्र हमारे दोनों गेम खेलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ पर काटेंगे हम 5 से 2 बार में, 5 से 4 बार में, और 0। तो ये हो जाएंगे हमारे 240 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी और हॉकी भी। तो क्वेश्चन में हमसे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई थी जो हमारे हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ऐसे छात्रों की संख्या हमारी 240 आई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 240 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे बोथ स्पोर्ट्स में, मतलब बोथ स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, हॉकी भी और फुटबॉल भी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि विक्रय मूल्य 670 रुपए और इसकी हानि 4% हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 658.92 रुपए, ऑप्शन बी 95.92 रुपए, ऑप्शन सी 697.92 रुपए, और ऑप्शन डी हमारा 47.92 रुपए।
If the selling price is say 670 and its loss is 4%, then find the cost price. सीपी फाइंड करना है, हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और उसकी हानि दी गई है। तो यहाँ पर हमारा सीपी किसके बराबर हो जाएगा? सीपी बराबर हो जाएगा हमारा एसपी इंटू 100/100 और माइनस में आएगा हमारा लॉस परसेंट। एसपी हमारा कितना दिया गया है? एसपी हमारा 670 रुपये दिया गया है, लॉस परसेंट हमारा 4% का दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा जो सीपी है ये बराबर हो जाएगा सीपी इज इक्वल्स टू एसपी हमारा 670 रुपये और गुणा में आएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 4। तो 670 गुणा 100 और अपोन में हमारा 96 किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा सीपी के बराबर हो जाएगा। कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सीपी है ये बराबर हो जाएगा हमारा 670 गुणा 100 हो जाएगा हमारा 67,000 अपॉन 96। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 696.92। जब हम किसे डिवाइड करेंगे 67,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 96 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 697.92 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उसका लागत मूल्य यानी सीपी किसके बराबर है? 697.92 के बराबर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना है? ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 33 सही 1/2% और ऑप्शन डी हमारा 50%। The cost price of 15 articles is equal to the selling price of 10 articles. Find the profit percent. Option A 36%, option B 66%, ऑप्शन सी 33/1/2% और ऑप्शन डी हमारा 50%। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य दिया गया है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है हमारे 10 वस्तु के एसपी के। तो 15 इंटू सीपी इज इक्वल्स टू 10 इंटू एसपी। तो यहाँ पर हमारा एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15/10। काटेंगे 5 से तो ये 3/2 के बराबर आएगा एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होगा हमारा एसपी माइनस सीपी यानी 3 - 2 जो बराबर है हमारे प्रॉफिट बराबर है हमारा 1 के बराबर। हमसे क्या पूछा है? हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 1/सीपी और इंटू में आएगा हमारा 100। तो सीपी कितना है? सीपी हमारा 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर आएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर आएगा हमारे 50 के। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंट हमारा 50% के बराबर है जब हमारा 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा 50% होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 5x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एचसीएफ क्या है? संख्याएं क्या दी गई है हमें? तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ये हमारी पहली संख्या है और दूसरी संख्या दी गई है हमें यहाँ पर 5x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। एचसीएफ पूछा है कि एचसीएफ क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है हमें तो ब्रेकेट एक्स की स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, बी है हमारा एक्स माइनस वाई, सी है हमारा एक्स प्लस वाई और डी है हमारा 10x प्लस वाई। ब्रेकेट एक्स माइनस वाई और ब्रेकेट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 5x क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एचसीएफ हो क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारी पहली संख्या दी गई है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमारी पहली संख्या है। जब हम इसे खोल कर लिखेंगे तो ये आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। दो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बचेगा, ये है हमारी पहली संख्या। दूसरी हमारी 5x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। जब इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और अंदर आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में x माइनस वाई 5x - y और फिर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई।
तो प्लस में हमारा एक्स वाई, ये हमारी दूसरी संख्या है। तो अब हमें बताना है कि इस संख्या में हमारा जो पहली संख्या है, ये वाली जो हमारी संख्या है, इसमें और इसमें हमारा क्या सेम है, जो हमारा कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 2x+y 2x-y है पहली संख्या, दूसरी हमारी 5x-y और ब्रैकेट में x² + y² + xy। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा x-y और x-y दोनों ही हमारे कॉमन है पहली और दूसरी संख्या में, तो ये ही हमारा एचसीएफ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो x² और 5x³ - y³ में हमारा जो एचसीएफ है ये हमारा x-y है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। तो मेरी वर्तमान आयु निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष और ऑप्शन डी 14 वर्ष। My age 12 years from now will be 3 times the age I was 4 years ago. My current age is option A 10 years, option B 12 years, option C 13 years और option D 14 years। तो बतानी है कि मेरी करंट एज क्या है। तो मान लेते हैं कि मेरी जो करंट एज है ये मेरी एक्स है। तो आगे कहा गया है कि 12 वर्ष बाद, मेरी जो 12 वर्ष बाद की आयु है, तो 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जब मेरी करंट एक्स है तो 12 वर्ष बाद मेरी हो जाएगी x+12। और उसके बाद जितनी मेरी 3 गुनी है उस आयु के, जो 12 वर्ष के बाद की मेरी आयु है उस आयु के 3 गुनी है जितनी मेरी 4 वर्ष पूर्व थी। तो 4 वर्ष पूर्व कितनी थी मेरी आयु? 4 वर्ष पूर्व आयु थी x-4। तो x+12 कितनी है? 3 गुनी है किसके? x-4 के। ऐसे क्या कहा गया है? ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरी जो आयु है 12 वर्ष की, 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जो मेरी 4 वर्ष पूर्व थी। तो 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मेरी? x+12 हो जाएगी। तो किसके बराबर है? 3 गुनी है जितनी मेरी 4 वर्ष पूर्व थी। 4 वर्ष पूर्व मेरी x-4 थी, तो x+12 बराबर हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट x-4। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, x+12 बराबर है मेरा हमारा 3x-12 के। तो यहाँ पर हमारा माइनस का 2x इजिकल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस का 12 और माइनस का 12, यानी माइनस की 24 इजिकल्स टू माइनस का 2x। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल्स टू माइनस का 24 और अपन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु क्या थी? मेरी करंट एज x थी, तो x बराबर कितना आया है? x बराबर आया है 12। तो करंट एज कितनी है? 12 ईयर है, यानी 12 ईयर्स है। 12 वर्ष करंट एज है, वर्तमान आयु 12 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। माई करंट एज इज 12 ईयर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 108, 144 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक होगा। ऑप्शन ए 2160, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 18। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जीसीडी ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ ऑफ 108, 144 एंड 180 इज 2000, यानी 2160, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 18। तो हमें क्या बताना है? हमें एचसीएफ बताना है 108 का, ऐसे बताना है 108 का, 144 का और 180 का। तो यहाँ पर हमारे 108 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 108 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 × 2 और 3 × 3 × 3। इसी तरह हमारे 144 के हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 4 और 3 × 3। 180 के हैं हमारे 2 × 2, 3 × 3 और ×5। अब क्या बताना है? हमें बताना है एचसीएफ यानी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पावर है, तीनों में हमारी कौन कौन सी सेम पावर है। 2 की 2 हमारी यहाँ पर भी है, 2 की 2 यहाँ पर भी है और 2 की 2 यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हमारी जो जीसीडी में हमारी 2 की पावर है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? जीसीडी या एचसीएफ में हमारी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर हो जाएगी, 2 की पावर 2। उसके बाद हमारी देखते हैं यहाँ पर 3 की पावर है, यहाँ पर 3 की पावर है, यहाँ पर 3 की पावर है। तो 3 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 3 की पावर 2। उसके बाद देखते हैं हमारी कौन सी पावर है,
5 की पावर हमारी यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5 की पावर यहाँ है, लेकिन ये नहीं होगा। तो वो देखते हैं हम, जो हमारे तीनों संख्याओं में हमारी सेम पावर्स होती हैं और सेम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर, हमारी 2 की पावर 2 तीनों में है और 3 की पावर 2 भी तीनों में है। तो ये एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, जो बराबर होगा हमारा 2 की पावर 2 4 के बराबर और 3 की पावर 2 हमारी 9 के बराबर। यानी एचसीएफ हमारा किसके बराबर आएगा? 36 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो 108, 144 और 180 का महत्व समापवर्तक है। 36 के बराबर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की दोगुनी है, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 8 वर्ष। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ is 10 years. If 4 years ago the older person age was twice that of the younger person, what is the current age of younger person? Option A 16 years, option B 14 years, option C 12 years और option D 8 years। तो यहाँ पर बताना है हमें कि यंगर पर्सन की एज कितनी है या कितनी हो जाएगी। करंट एज बतानी है हमें यंगर पर्सन की। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर, जो छोटा व्यक्ति है उसकी आयु, छोटे की वर्तमान आयु हमारी x है। छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, ये हमारी कितनी है? x के बराबर है। और बड़े व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर 10 वर्ष है। जब छोटे की x है तो बड़े की कितनी हो जाएगी? बड़े की हो जाएगी हमारी x प्लस 10। छोटे की x, बड़े की x प्लस 10। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 4 इयर्स, 4 इयर्स एगो हो जाएगा हमारा। जो छोटे की आयु है ये हो जाएगी हमारी, छोटे की तो x माइनस 4 हो जाएगी। छोटे की x माइनस 4 और बड़े की हो जाएगी हमारी x प्लस 10 और माइनस में आएगा हमारा 4, यानी x प्लस 6। बड़े की हमारी x प्लस 4, वो छोटे की हमारी x माइनस 4 हो गई और बड़े की हमारी x प्लस 6 हो गई। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व जो है वो बड़े व्यक्ति की आयु जो है वो छोटे व्यक्ति की आयु के दोगुनी हो जाएगी। यानी जो हमारा x प्लस 6 है ये बराबर हो जाएगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस 6 यानी जो बड़े की आयु है ये छोटे की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। x प्लस 6 जो है ये 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 4 के, 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू, यानी माइनस का x इज इक्वल्स टू माइनस का 8 और माइनस का 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x और बराबर में आ जाएगा हमारा माइनस का 14। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 14 साल आ जाएगा। तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी थी? x थी और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 14, यानी जो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु है ये हमारी 14 साल है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। द करेंट एज ऑफ यंगर पर्सन इज 14 ईयर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 जमा किए। साधारण ब्याज दर से 4% प्रति वर्ष, 4% प्रति वर्ष है। 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा? सीमा डिपॉजिट 5,000 इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 44% पर एनम। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, यानी जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। ऑप्शन ए हमारा कितना होगा मिश्र धन? 6,000 रुपए। ऑप्शन बी हमारा 10,000 रुपए, ऑप्शन सी 54,000 और ऑप्शन डी हमारा 6,500। तो यहाँ पर हमारा जो ऐसा है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? साधारण ब्याज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? मिश्र धन यानी अमाउंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एसआई किसके बराबर होगा? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 के बराबर होगा। जहां पर हमारा P गिवन है, P कितना है? P हमारा 5,000 रुपए है जो सीमा ने सेविंग बैंक खाते में जमा किया। वो हमारा प्रिंसिपल था, कितने टाइम के लिए जमा किया? 2 साल के लिए, यानी 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया। कितनी रेट पर करा? रेट है हमारी 4%। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। पी में आएगी हमारी 5,000,
टाइम है हमारा 2 साल और रेट है हमारी 4%। और अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा हमारा 100। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचेगा हमारा 8 गुणा 50। 8 गुणा यानी 400 रुपये। 8 गुणा 50 यानी हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट है ये किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 400 रुपये के बराबर। क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन पूछा गया था यानी अमाउंट पूछी गई थी, तो हमारी अमाउंट बराबर होगी, अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल है हमारा 5,000 रुपये का, इंटरेस्ट हमारा 400 रुपये आया है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी हमारी 5400 रुपये। तो अमाउंट किसके बराबर आएगी, अमाउंट बराबर आएगी हमारी 5400 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो 2 वर्ष के बाद हमें कितना मिश्र धन मिलेगा, मिश्र धन हमें 5400 रुपये मिलेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धनराशि की गणना करें यदि मूलधन 6,000 रुपये, अवधि, अवधि हमारी यहाँ पर 2 ईयर दी गई है, अवधि 2 वर्ष है तथा ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। ऑप्शन ए आएगा हमारा, तो धनराशि कितनी होगी, 6,615 यानी 6,615 रुपये। ऑप्शन बी हमारा 6,420 रुपये, ऑप्शन सी है हमारा 6,390 रुपये और ऑप्शन डी हमारा 6,525 रुपये। Calculate the amount if the principal is 6,000, if the time period is 2 years and the interest rate is 5% compounded annually। तो ऑप्शन ए हमारा 66, वो 6,615, ऑप्शन बी हमारा 6,420, ऑप्शन सी 6,390 और ऑप्शन डी 6,525। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट, अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू होगा हमारा P प्लस P इंटू 1 प्लस, यहाँ पर हमारा P इंटू 1 प्लस R/100 और अपोन में होगा, ऊपर होगा हमारा T यानी पावर में T। अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 6,000 रुपये है, रेट भी गिवन है, रेट हमारी 5% है और टाइम कितना है, टाइम है हमारा 2 ईयर्स। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा हमारा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 6,001 प्लस रेट 5% का है, टाइम हमारा 2 साल का है। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 21। यहाँ पर जब आएगा 20, 1 प्लस 1/20 को ऐड करेंगे तो 21/20 आ जाएगा। तो 21/20 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में बाहर है हमारा 6,000, ये किसके बराबर है, ये हमारी अमाउंट है। आगे सोल्व करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी 6,000 गुणा 21/20 और गुणा हमारा 21/20। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 से काटेंगे 30 बार में और 2 से काटेंगे 15 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट इज इक्वल्स टू 441 गुणा 15। अमाउंट इज इक्वल्स टू 441 गुणा 15। जब 441 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगी हमारे 6,615 के। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी 6,615। तो मिश्र धन ही पूछा था हमसे, अमाउंट पूछी थी, तो धनराशि पूछी थी, अमाउंट तो ये आई हमारी 6,615 यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो अमाउंट कैलकुलेट कर ली हमने कंपाउंड एनुअली, जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज दर पे दी गई थी वार्षिक रूप से, तो ये आई है हमारी 66,015 यानी ऑप्शन ए, हम 6,615 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा औसत निकालिए। औसत निकालना है हमें 62 का, 54 का, 44 का, 36 का, 28 का और 22 का। कितनी संख्या दी गई है हमें, 6 संख्या दी गई है, 6 संख्याओं का औसत निकालना है। ऑप्शन ए है हमारा 43, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 41। फाइंड द एवरेज 62, 54, 44, 36, 28 एंड 22। एवरेज फाइंड करना है, औसत निकालना है, तो एवरेज हमारा किसके बराबर होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू होगा हमारा सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स और अपॉन हमारा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना हो जाएगा हमारा, 62 प्लस 54 प्लस 44 प्लस 36
+28 और प्लस हमारा 22 और अपोन में कितना आएगा, अपोन में इनों की संख्या कितनी है, ये हमारे 6 हैं। तो 62, 54, 44, 36, 28 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 246 के बराबर और अपोन में आ जाएगा हमारा 6। काटेंगे तो ये आएगा हमारा 4 और 1 यानी 41। एवरेज कितना आएगा, इन सभी संख्याओं का एवरेज हमारा 41 के बराबर आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो एवरेज है हमारा इन सभी संख्याओं का, ये हमारा 41 के बराबर है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। यदि त्रुटिवश एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया गया तो उस अंकों का सही औसत है। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 61। The average of the marks obtained by 50 students is 75. If due to an error a student's score of 86 was recorded as 36, then the correct average of the mark is option A 51, option B 76, option C 36 और option D 61। 50, तो यहाँ पर हमारा 50 विद्यार्थियों के गलत अंकों का योग, गलत अंकों का योग हमारा किसके बराबर होगा, हमारा 50 गुणा 75 के। क्योंकि जो 50 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत हमें क्वेश्चन में दिया गया था 75, तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणा 75, जो हमारा बराबर आएगा 3750 के। 3750 के बराबर आएगा। ये क्या है, हमारा 50 विद्यार्थियों के गलत अंकों का योग है। यानी या ऐसे कह सकते हैं कि 50 विद्यार्थियों के गलत अंकों का औसत है। अब हमारा जो एक विद्यार्थी ने क्या किया, जो 86 की जगह, वो 86 की जगह हमारा 36 की जगह हमारा 86 जोड़ दिया। तो सही योग क्या होगा, हमारा गलत योग में से गलत अंक घटा देंगे और सही अंक हमारा जोड़ेंगे। क्या कर दिया था उसने, हमारा 86 की जगह 36 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, 3750 में से 36 माइनस करेंगे और 86 ऐड कर लेंगे। तो सही योग ज्ञात करेंगे। सही योग क्या होगा, हमारा सही योग होगा हमारा 3750 माइनस क्या लिख दिया था, 36 लिख दिया था। तो 36 माइनस करेंगे और सही क्या था, 86 था। तो 86 प्लस करेंगे, 36 और प्लस में हमारा 86। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा 3800 के बराबर आ जाएगा। यानी 3800 के बराबर आ जाएगा हमारा क्या, सही योग। हमें बताना है तो सही अंकों का औसत क्या है। सही अंकों का औसत बताना है हमारे 50 विद्यार्थियों का। तो सही अंकों का औसत कितना आ जाएगा हमारा, सही अंकों का औसत, सही अंकों का औसत होगा हमारा सही योग और अपन में हमारे जो छात्र है, हमारे कुल छात्र या कुल विद्यार्थी। तो सही योग कितना आया था, कुल सही योग आया था हमारा 3800 और अपन हमारा जो कुल विद्यार्थी है ये हमारे 50 है। काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 7 बार में काटेंगे, 35 बार में, और यहाँ पर आएगा हमारा 76। जब हम 380 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 76 आएगा। तो सही अंकों का औसत कितना है, 76 है, यानी 76 है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। द करेक्ट एवरेज ऑफ द मार्क इज 76, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर देता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। ऑप्शन ए 7 दिनों में, ऑप्शन बी 6 दिन में, ऑप्शन सी 8 दिन में और ऑप्शन डी 5 दिन में। A can complete a task in 20 days, B can complete the same task in 30 days, and C can complete it in 12 days. And B start the work but leave after 5 days. In how many days will C be able to complete the remaining work? Option A 7 days, option B 6 days, option C 8 days, option D 5 days। तो हमें बताना है कि बचा हुआ कार्य सी जो है वो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो एक उस काम को कितने दिन में करता है, ए काम को 20 दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता है और सी उस काम को 12 दिन में करता है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और
सी जो है वो 12 दिन में करता है, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 दिन, यानी 6 डेज तीनों के काम का एलसीएम है। तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? एक ही कार्य क्षमता बराबर होगी 20/60, 60/20, एक ही क्षमता जो है, एक ही कार्य क्षमता, एक ही एक ही कार्य क्षमता बराबर हो जाएगी हमारी 60/20, यानी 3 के बराबर। बी की बराबर होगी, बी की कार्य क्षमता बराबर है 60/30, यानी 2 के बराबर। और सी की कार्य क्षमता है, ये है 60/12, यानी 5 के बराबर। तो ये क्या है? ये है एक ही कार्य क्षमता 3 यूनिट प्रति दिन की, यानी पर डे की। दो की है, बी की है 2 यूनिट पर डे की, और सी की है 5 यूनिट पर डे की। ये इनों की कार्य क्षमता है, ए की, बी की और सी की। अब हमें आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया था क्वेश्चन में हमें ए और बी ने 5 दिनों तक काम करा और उसके बाद काम छोड़ दिया। तो ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो मिलाकर कितनी है? ए प्लस बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? ए और बी की है 3 यूनिट पर डे और 2 यूनिट पर डे, यानी जो उनका एक दिन की कार्य क्षमता है वो कितनी है? 5 यूनिट पर डे की कार्य क्षमता है। 5 यूनिट पर डे की कार्य क्षमता है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 दिन तक काम करा, तो उनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई? 25, 5 गुणा 5 यूनिट पर डे की, तो ये हो गई हम उनकी 25 यूनिट पर डे। 25 यूनिट पर डे की हो गई, यानी उनके द्वारा जो 5 दिनों में काम किया गया है वो कितना हो गया? 25 यूनिट हो गया। प्रतिदिन की 5 यूनिट थी और ये हो गया पर डे नहीं है, केवल 25 यूनिट काम हो गया 5 दिन का। 25 यूनिट काम हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि सी ने कितने दिनों में काम पूरा किया। तो कितना काम बचा होगा? टोटल कार्य 60 दिनों में हो रहा था, तो कितना बचा? शेष कार्य बचा हमारा 60 - 25 यूनिट। जो एक और बी का काम था ये कितना था? दोनों ने काम जो किया है टोटल, सॉरी, जो तीनों ने काम किया है, ए ने, बी ने और सी ने, ये 60 दिनों में किया है। ए और बी ने कितने में किया है? ए और बी ने 25 दिनों में किया है। तो सी ने कितने दिन में क्या होगा? 60 में से माइनस करना है हमें, क्या? 25 माइनस करना है, तो 35 यूनिट आ जाएंगी। तो 60 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ गई हमारी 35। अब हमें क्या करना है? हमें सी का काम निकालना है, तो सी का सी के काम का समय निकालना है। तो समय कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 60 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 35 आ गया। 35। और सी की कार्य क्षमता कितनी है? सी की कार्य क्षमता हमारी 5 यूनिट पर डे की है। सी की कार्य क्षमता हमारी 5 यूनिट पर डे की है, तो सी का समय कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 35 है और नीचे आ जाएगा हमारा 5। तो सी को कितना टाइम लगेगा? सी को 7 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो शेष कार्य को सी 7 दिनों बाद समाप्त कर लेगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? ऑप्शन ए 22 दिन के लिए, ऑप्शन बी 17 से 1/2 दिन के लिए, ऑप्शन सी 15 दिन के लिए और ऑप्शन डी 21 दिन के लिए। If 270 kilogram of grain is sufficient for 35 horse for 21 days, for how many days will 180 kilogram of grain be sufficient for 28 horses? Option A 22 days, option B 17, 1/2 days, option C 15 days और option D 21 days। तो हमें बताना है कि 180 किलोग्राम जो ग्रेन है, 180 किलोग्राम जो अनाज है, वो 28 घोड़ों के लिए कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, M1 × D1/W1 बराबर होगा हमारा M2 × D2 और इंटू में अपोन में हमारा W2। M क्या है? M यहाँ पर हॉर्स है, यानी घोड़ों की संख्या है। M बराबर है हमारे हॉर्सेस, यानी घोड़े, हॉर्सेस। D है हमारा जो दिन है, यानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। और W है हमारा जो अनाज है। डे है हमारे, डेज है जो हमारे कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। और डब्ल्यू जो है ये हमारा ग्रेन है, जो अनाज है। तो M1 कितना है? M1 हमारे 35 घोड़े हैं, 270 किलोग्राम अनाज है और 21 दिन के लिए पर्याप्त है। तो M1 है हमारा
m1 m1 इज इक्वल्स टू कितने घोड़े हैं हमारे 35 घोड़े हैं। 35 घोड़े हैं, 270 किलो अनाज है और 21 दिन के लिए पर्याप्त है। ये W1 और ये हमारा D1। उसी प्रकार हमारा M2 कितना है, कितने घोड़े हैं हमारे, यहाँ पर घोड़े हैं 28 घोड़े हैं, 180 किलो अनाज है। कितने घोड़े हैं हमारे, यहाँ पर 28 घोड़े हैं और 180 किलो अनाज है। M2 28 है, अनाज कितना हमारा 180 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें D2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारा M1 है 35, D1 है 21 और अपॉन में आएगा हमारा 270 बराबर होगा हमारा 28 गुणा D2 और अपॉन में आएगा हमारा 180। सोल्व करेंगे इन्हें, 7 से करेंगे 3 बार में, या पहले 3 से करते हैं, यहाँ पर 7 बार में जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। उसके बाद हम किससे करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, 5 से 7 बार में हो जाएगा और 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 बार में। तो यहाँ पर बचेगा हमारा ऊपर 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 अपॉन 18 और इधर बचा हमारा 28 गुणा D2 और अपॉन में आएगा हमारा 180। तो यहाँ पर हमारा 49/18 गुणा में हो जाएगा हमारा 180 और नीचे आ जाएगा हमारा 28 बराबर में आएगा हमारा D2। 18 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 बार में चला जाएगा। 7 से काटेंगे 4 बार में, 7 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। ये बचेगा हमारा 35/2 किसके बराबर है, हमारा D2 के बराबर है। इसे लिखेंगे 35/2 को लिखे तो यह आ जाएगा हमारा या तो 17.5, D2 बराबर हो जाएंगे हमारे 17.5 या 17 सही 1/2 दे। तो कितने दिनों में, कितने दिनों के लिए पूरा होगा 180 किलोग्राम अनाज 28 घोड़ों के लिए, तो 17 से 1/2 दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए तथा बी अलग अलग रेलगाड़ियों से एक स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए की रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर घंटा तथा बी की रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर घंटा है। 4 घंटे के पश्चात ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी 400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 300 किलोमीटर, ऑप्शन डी 340 किलोमीटर। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग from the same location in opposite directions and separate trains. The speed of A's train is 45 km per hour and speed of B's train is 35 km per hour. What will be the distance between A and B after 4 hours? डिस्टेंस बतानी है, स्पीड दी गई है यानी रिलेटिव स्पीड दी गई है, विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, टाइम हमें गिवन है। टाइम कितना है, टाइम गिवन है 4 आवर्स का। 4 आवर्स का टाइम दिया गया है। स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड होंगी हमारी। स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड है और विपरीत दिशाओं की है तो स्पीड हो जाएगी हमारी 45 किलोमीटर पर आवर और प्लस में हमारा 35 किलोमीटर पर आवर जो हमारी बराबर हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर के। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना है हमारा 4 आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी हमारी 320 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी 320 किलोमीटर आएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो डिस्टेंस कितनी है और बी में 320 किलोमीटर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा एक ट्रेन 50 किलोमीटर घंटे की चाल से 2.5 घंटे तथा 70 किलोमीटर घंटे की चाल से 1.5 घंटे चलती है। ट्रेन की औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान किलोमीटर घंटे में क्या है। ऑप्शन ए 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। A train travels at a speed of 50 kilometer per hour for 2 by 1/2 hours and at a speed of 70 kilometer per hour for 1 by 1/2 hours. The average speed of the train for the एंटायर जर्नी इन किलोमीटर पर आर इज, हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर हमारी एवरेज स्पीड बराबर होगी, एवरेज एवरेज स्पीड हमारी किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड बराबर है हमारी D1 + D2 और अपॉन में आएगी हमारी
T1 प्लस T2। यहाँ पर हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर की चाल है और घंटे कितने हैं, 2.5 घंटे है पहला, और दूसरा 70 किलोमीटर की चाल है और घंटा हमारा 1.5 घंटा है। तो D1 कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा हमारा 50 × 5/2 और प्लस में हो जाएगा हमारा 70 × 3/2। 3/2 और अपॉन में आएगा हमारा T1 और T2। T1 कितना है हमारा 5/2 और T2 है हमारा 3/2। तो आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 250/2 और प्लस में आएगा हमारा 210 और बट्टे में हमारा 2 और इधर है हमारा 5/2 और 3/2 यानी 8/2। तो ये हो जाएगा हमारा 6, सॉरी 0 6 और 460/2 और अपोन में हमारा 8/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 460/8। इसे काटेंगे 5 बार में, 8×5 = 40, 8 से 56 और दशमलव में 8×5 = 40। तो ये बचेगा हमारा 57.5। तो एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड 57.5 है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ट्रेन की हमारी एवरेज स्पीड है 57.5 km/h। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 0.12 × 0.012 किसके बराबर होगा। यहाँ पर क्या है हमारा 0.12 × 12 है और उसके बाद हमारा क्या है 0.012। तो ये हो जाएगा हमारा डेसिमल रिमूव होगी, नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा डेसिमल रिमूव होगी तो यहाँ पर नीचे हमारा 1000 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 12, 12 और 12। तीनों का हमारा 12, 12, 12 यानी 12 की क्यूब हो गई और नीचे है हमारा 100 × 1000। 12 की क्यूब हमारी किसके बराबर होगी, 1728 के बराबर होगी, यानी 1728 के बराबर। और नीचे कितना होगा, 1 और उसके बाद हमारी 5 जीरो। अभी हमारी ऊपर डेसिमल प्लेस में जाएंगी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 0.01728 हमारा करेक्ट आंसर है। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अब भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय क्या है। ऑप्शन ए 4000 रुपये, ऑप्शन बी 5000 रुपये, ऑप्शन सी 6000 रुपये और ऑप्शन डी 7000 रुपये। अ पर्सन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/5 ऑन house rent and 1/5 on clothing. If he is still left with 400 then his income is। इनकम बतानी है हमें यदि व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर कर रहा है और 2/5 मकान पर और 1/5 अपना कपड़ों पर। रिमेनिंग 400 रुपये है, उसकी आय कितनी होगी। तो टोटल कितना खर्च कर रहा है, टोटल वो खर्च कर रहा है 1/3 जो है वो भोजन पर कर रहा है, 1/3 भोजन पर। मकान पर जो कर रहा है 2/5 कर रहा है मकान पर 2/5 और 1/5 जो कर रहा है ये हाउस रेंट पर कर रहा है यानी किराए पर। किराए पर तो टोटल कितना खर्च कर रहा है, टोटल खर्च कर रहा है ये 1/3 प्लस 2/5 और प्लस में हमारा 1/3, 2/5 और 1/5 एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर 15 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 यहाँ पर गिवन है तो 5 + 2 प्लस, जब यहाँ पर करेंगे 15 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर हमारा 5 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा जो हमारा बराबर होगा 14 के। 5, 6 और 3, 5 + 6 + 3 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 14/15 के बराबर हो जाएगा। टोटल अपनी इनकम में से हमारा 14/5 15 भाग हमारा खर्च कर देता है। तो मान लेते हैं हमारा टोटल टोटल कितना था, टोटल उसका 1 भाग था, 1 में से हमारा 14/15 भाग वो खर्च कर रहा है। तो शेष कितना बचा, शेष बचा उसका 1/15 भाग, 1/15 भाग बचा। और क्वेश्चन में कहा गया है जो शेष बचा है उसके पास वो 400 रुपये बचे हैं। तो 1/15 किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 400 के बराबर हो जाएगा। तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल था एक भाग
एक भाग बराबर हो जाएगा उसका 15 गुणा 400 यानी 6000 के बराबर हो जाएगा। टोटल कितना माना था हमने, टोटल राशि उसकी एक भाग मानी थी, तो एक भाग किसके बराबर आ गया, 6000 के बराबर आ गया। तो उसकी टोटल आय कितनी है, टोटल इनकम उसकी 6000 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। हाउ मैनी 1/6 मेक 441/2 41 2/3। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी 350। हमें बताना है कि कितने 106 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर जो x है ये x 1/6 मिलकर 41 से ही 2/3 का के बराबर होते हैं। तो x जो है वो कितने मिलकर 1/6 मिलकर किसके बराबर होते हैं, 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x/6 बराबर हो जाएगा 41 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे यानी 125/3 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर होगा हमारा 125/3 और गुणा में हमारा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 125 और इंटू में हमारा 2, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 225 के। तो 225 1/6 मिलकर 41 से ही 2/3 के बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 250 यानी 250 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक मिश्रण में दूध तथा पानी 2:3 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 हो गया। आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया है, ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 50। In a mixture, milk and water are in the ratio of 2:3. Some milk was added to the mixture, changing the ratio of milk to water to 2:1. What percentage of milk was added to the initial mixture? Option A 75, option B 60, option C 80 और option D 50। तो यहाँ पर हमारा दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, दूध दूध का और पानी का अनुपात दिया गया है, जिसमें हमारा दूध जो है ये 2:3 के में दूध हमारा 2 है और पानी हमारा 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो हमारा मान टोटल हो गया हमारा 2 + 3 = 5 के। तो क्वेश्चन में कहा गया है मिश्रण में कुछ दूध मिला दिया जाए, तो कुछ दूध यानी दूध और पानी का जो अपोन में लिखेंगे 2/3 हो जाएगा, तो इसमें कुछ दूध मिला देते हैं, तो इसमें x मिला देंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, अनुपात 2/1 हो जाएगा। तो आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 + x इज इक्वल्स टू 6 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 - 2 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 4 के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है कि आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया है। तो कितना प्रतिशत दूध, x तो आ गया, x 4 मिलाया गया है, प्रतिशत पूछा है, तो 4 बाय मतलब टोटल मिश्रण कितना है, ये हमारा दूध का मिश्रण और टोटल मिश्रण और अपॉन में आएगा हमारा 100, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, हमसे प्रतिशत पूछा गया है, यानी हमसे परसेंटेज पूछी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 और गुणा में आएगा हमारा 100, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये मल्टीप्लाई होकर आएगा हमारा 80। तो कितना 80% हमारा दूध मिलाया गया है मिश्रण में 2:1 का मिश्रण करने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।